नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में जो एचटेट 2019 में 16 नवंबर 2019 को हुआ था और इसके सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल जो कॉमर्स के क्वेश्चंस हैं उनको। तो सबसे पहला है 91। अब ये अलग अलग सेट में नंबरिंग अलग अलग हो सकती है, आप क्वेश्चन के हिसाब से देखें केवल। पहला क्वेश्चन है, इफ अरिथमेटिक मीन इन मीडियन ऑफ अ सीरीज आर 10 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। इसमें मोड की वैल्यू पूछी है, मीन और मीडियन दोनों दिए हुए हैं। जब मीन और मीडियन दिए हों तो मोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 3m माइनस 2x बार, 3m माइनस 2x बार, यानी कि मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मीडियन है 15, तो 3m का मतलब हो जाएगा 15 इंटू 3 यानी कि 45, और 45 में से लेस करना है 2x बार। x बार यानी कि मीन है 10, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, और इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 25। तो ये होगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें पूछा है कि इन स्टेटमेंट में से वैसा स्टेटमेंट कौन सा है जो सही नहीं है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंस के बारे में। तो इसमें से बाकी जो स्टेटमेंट में सही है, जो सही नहीं है उस पर बात करते हैं। फोर्थ जो है ये सही नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ए चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये कह रहे हैं कि एक चेक है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और कवर्ड होता है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत। और कहा गया है कि बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये गलत सेंटेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, रॉबर्ट लॉटरबॉर्न सजेस्टेड 4 C's विच डू नॉट इंक्लूड। रॉबर्ट लॉटरबॉर्न ने 4 C's सजेस्ट किए, जैसे 4 P's हैं मार्केटिंग में, मैकार्थी ने दिए, ऐसे ही 4 C's दिए हैं रॉबर्ट लॉटरबॉर्न ने मार्केट में। तो इसमें से 4 C's में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इनमें से शामिल नहीं है क्रेडिट टर्म्स, बाकी ये शामिल है कस्टमर सॉल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस होता है। जो चौथा है वो है कन्वीनियंस, सुविधा, ये नहीं है, इसलिए फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू Which statement is true for the difference in capital and revenue expenditure। कौन सा कथन सत्य है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में? तो इसमें से जो कथन सत्य है, ट्रू है, उस पर डिस्कस करते हैं। केवल जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी को। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट में जो पैसा लगाते हैं तो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे के खर्चे आर इनकर्ड टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूबेरिमेई फिदेई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूबेरिमेई फिदेई? अब इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है सही नहीं हो मेरी, ये एक लैटिन फ्रेज है और इसका मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्विश्वास। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, ए बिल ऑफ 2000 रुपीज फॉर ओल्ड ऑफिस फर्नीचर। एक पुराना ऑफिस फर्नीचर बेचा 2000 रुपये का, उसका कोई बिल था, मिस्टर राजेश को बेचा गया। वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, लेकिन वो सेल्स बुक में एंटर कर दिया। अब सेल्स बुक में तो केवल गुड्स की सेल एंटर होनी चाहिए, फर्नीचर की सेल नहीं होनी थी एंटर।
द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 2500, फर्नीचर सोल्ड की बुक वैल्यू 2500 थी, मतलब 500 का लॉस भी हुआ इसको बेचने पे। व्हाट विल बी द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या होगी? तो क्योंकि उन्होंने सेल्स बुक में लिख दिया, मतलब सेल्स को क्रेडिट कर दिया बेवजह, इसलिए सेल्स को डेबिट कर दिया जाएगा, सेल्स को डेबिट कर दिया जाएगा 2000 रुपीज से। दूसरा, इस पे लॉस भी हुआ 500 का, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को भी डेबिट कर दिया जाएगा 500 रुपये। और क्योंकि जो फर्नीचर था उसको उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, इन्होंने तो सेल्स बुक में लिख दिया था, जबकि फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था जब पुराना फर्नीचर बेचा जाता है। तो ये जो एंट्री है ये करेक्ट एंट्री होगी, टू फर्नीचर 2500 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे, हु डेवलप्ड अ मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग बैंक्रप्सी बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशियोज, किसने मॉडल विकसित किया फाइनेंशियल रेशियोज को यूज करने का बैंक्रप्सी में, बैंक्रप्सी के लिए प्रेडिक्ट करने के लिए? तो इसका सही जवाब है एडवर्ड ऑल्टमैन, ये फाइनेंस के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है 98, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल, निम्न में से कौन सा मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल नहीं है? तो इनमें से जो कंज्यूमर प्रमोशन टूल नहीं है वो है ट्रेड शोज एंड कन्वेंशन। दरअसल रिबेट ये कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, ये भी कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं, ये भी कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो ट्रेड शो और कन्वेंशन होते हैं ये ट्रेडर्स को, व्यापारियों को प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं, आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। तो ये इसमें सही जवाब इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिलेटेड है जब बोरोड फंड्स ज्यादा यूज किए जाएं और शेयर कैपिटल कम यूज की जाए, तो सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, निम्न में से कौन सा रेशियो एनालिसिस का लिमिटेशन नहीं है? तो रेशियो एनालिसिस के लिमिटेशन नहीं है ये 3 एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। दरअसल ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो इसका मेरिट है, ये इसका बेनिफिट है कि हम प्लानिंग में मदद करता है, पूर्वानुमान में सहायता। बाकी जो तीनों हैं ये लिमिटेशन है, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 101, यील्ड्स करेक्शन इज रिलेटेड टू, अब यील्ड्स का करेक्शन संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है काई स्क्वायर टेस्ट से, काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय, लीडरशिप की पाथ गोल थ्योरी डेवलप की थी किसने? तो ये डेवलप की थी रॉबर्ट हाउस ने, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग, तो हेनरी मिन्सबर्ग ने जो मैनेजरियल रोल्स दिए हैं उन इनमें से 3 रोल वो हैं जो दिए हैं हेनरी मिन्सबर्ग ने, एक ऐसा है जो नहीं दिया है। तो प्लानर का रोल इन्होंने नहीं दिया है, बाकी स्पोक्स पर्सन, फिगर हेड, नेगोशिएटर, ये सब अलग अलग कैटेगरीज पर रोल दिए हैं मैनेजर्स के हेनरी मिन्सबर्ग ने। तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर, प्लानर। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, निम्न में से कौन सा एग्रीगेट नेशनल इनकम कहा जाता है? अब देखिए, हालांकि ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ये सब नेशनल इनकम के ही मेजर्स हैं, राष्ट्रीय आय के माप हैं ये सब, लेकिन नेशनल इनकम को जो रियल में मतलब बिल्कुल करीब होता है जो नेशनल इनकम के, वो होता है NNP@, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है क्लैरिकल एरर्स इंक्लूड, क्लैरिकल एरर्स में शामिल होती हैं, तो एरर्स ऑफ ओमिशन और एरर्स ऑफ कमीशन दोनों ही क्लैरिकल एरर्स हैं। क्लैरिकल एरर का मतलब होता है जो भूलवश हो जाती हैं, तो ओमिशन मतलब छूट गया गलती से, भूल से, कमीशन मतलब कमिट हो गया कि आप टोटल कर रहे थे गलत टोटल हो गया, तो ये कमीशन की एरर है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल ये क्लैरिकल नहीं मानी जाती है, ये एरर प्रिंसिपल्स की कम नॉलेज होने की वजह से होती है, तो ये थर्ड शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, अब ये एक सीरीज है, इसका एक अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन सिंपल है, इनको पांचों का टोटल करेंगे तो 80 आएगा, इसका जो टोटल है वो आएगा 80, और 80 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से, तो नंबर ऑफ आइटम 5 है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16।
करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखेंगे, द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब है डिविडेंड्स एंड अनसर्टेनिटी। दरअसल एक थ्योरी है डिविडेंड की, ये थ्योरी बताती है बर्ड इन हैंड, जैसे ये एक प्रोवर्ब होता है बर्ड इन हैंड, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन द टू इन द बुश, कि हाथ में जो हमारे में एक कुछ सामान है वो अच्छा है उनसे जो झाड़ियों में दो हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं है। तो यही कहता है डिविडेंड अनसर्टेनिटी। ये थ्योरी कहती है कि जो डिविडेंड मिल जाता है वो अच्छा है फ्यूचर के बारे में, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो जो मिल जाए वो अच्छा है। नेक्स्ट है 108, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 जनरेट्स कैश इनफ्लोज ऑफ 1080। अगर 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं और वो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लास्ट में 1080 जनरेट कर देता है, यानी कि 80 रुपये वो अर्न कर लेता है एज इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वो कौन सा रेट होगा रिटर्न का, प्रत्याय की वो कौन सी दर होगी जिस पर आपके कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। अब प्रेजेंट वैल्यू को बराबर करना मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न अगर 80 होगा, जैसे 1000 पे आपने 8% से कमाई 80, तो 8% होने से आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो 1080 हुई। एक साल बाद अगर आप रिटर्न समेत वापस ले लेते हैं सारे पैसे को 1080, अब 1080 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1000 है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 2 8%। नेक्स्ट है 109, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो AS3 रिवाइज्ड, AS3 इज रिलेटेड टू कैश फ्लो, सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI इज, MBTI क्या है? ये दरअसल एक जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनालिटी टाइप्स, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द लिस्ट आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड। ये दरअसल कुछ थ्योरीज दी हैं और ये उनके प्रोपंडर्स के नाम हैं, तो मैच करने हैं। हायरार्की नीड्स थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी है अब्राहम मास्लो की, तो इनको मैं डायरेक्ट मैच करा देता हूँ, आप कोड देख लेंगे बाद में। अब्राहम मास्लो ने दी है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स एंड वाई है डगलस मैकग्रेगर की। मैकग्रेगर ने 2 थ्योरीज दी, पहले एक्स थ्योरी फिर वाई थ्योरी, दोनों थ्योरी उसके नाम से हैं। इनको एक ही मिला करके अब स्टडी किया जाता है, लेकिन ये अलग अलग टाइम पे दी। 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी को हेल्थ एंड हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है, और ये दी है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। हेल्थ एंड हाइजीन थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ हेल्थ, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है ये दी है विक्टर व्रूम ने, व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और थ्योरी ऑफ नीड, एक थ्योरी ऑफ नीड नाम से जो थ्योरी दी है ये थ्योरी है मैकलेलैंड ने दी है। तो इनका करेक्ट ऑप्शन संभवतः ये 4th बनेगा, लेकिन जो वहां निशान लगाए थे वो करेक्ट थे, इसको आप देख लेंगे शायद यही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GDP एंड NDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? तो इसका सही देखिए, यहाँ पे जैसे ग्रॉस और नेट, तो ये तो दोनों ही ग्रॉस है। ग्रॉस और नेट का फर्क होता है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन जुड़ा रहेगा तो ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो नेट हो जाता है, तो वो तो है नहीं। इसमें जो डिफर कर रहा है दोनों में टर्म, वो डोमेस्टिक और नेशनल है। अब डोमेस्टिक और नेशनल का मतलब होता है डोमेस्टिक देश की सीमाओं के अंदर, और नेशनल यानी कि कहीं भी हो, देश की सीमाओं से बाहर भी हो सकता है, लेकिन देश का होना चाहिए, नेशनल राष्ट्रीय होना चाहिए। तो इन दोनों में रिलेशन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, सेकंड करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्शन, जब कंसेंट, जब किसी की सहमति एक एग्रीमेंट लेते समय हम कोअर्शन यानी कि दबाव में ले लेते हैं, किसी को परेशान करके उससे जबरदस्ती एग्रीमेंट करा लेते हैं, तो एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ,
तो ये एग्रीमेंट वॉइडेबल हो सकता है, लेकिन किसके ऑप्शन पे, मतलब किसको ऑप्शन है कि वो इस एग्रीमेंट को मानने से मना करते नहीं माने। तो इसका ऑप्शन होता है उस पार्टी को जिसको दुखी किया गया था, ये पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन। ये सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है डू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद। डू पॉइंट एनालिसिस किससे रिलेटेड नहीं है, तो ये इसका जो बाकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सब देखा जाता है इसमें, एसेट टर्नओवर रेशियो भी, डिविडेंड यील्ड रेशियो, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय डैश किसने लिखी थी, तो ये काफी फेमस बुक है मैनेजमेंट में, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से जाना जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर को, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, और 1911 में ये बुक पब्लिश हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए प्रॉमिस इज। तो जितने भी एक्ट होते हैं उनमें जो टर्मिनोलॉजी होती है वो परिभाषित होती है उस एक्ट के अंतर्गत, कुछ खास टर्मिनोलॉजी होती है। तो इस एक्ट में जो प्रॉमिस है ये कैसे डिफाइन की गई है, इस एक्ट में प्रॉमिस कहा गया है एक एक्सेप्टेड ऑफर को, जब कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो प्रॉमिस कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी ये प्राचीन भारत में यूज होती थी व्यवसायियों के मध्य में आपस में, और दर्शनी हुंडी की जो खासियत होती है वो डिमांड बिल की तरह होती है, यानी कि वो दर्शन कराने पर ही पेमेंट करनी पड़ जाएगी। जैसे डिमांड बिल होते हैं आज की डेट में कि आप दिखाएंगे तो पैसा ले सकते हैं, तो वैसे ही है दर्शनी हुंडी। ये ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हेन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेब्ट एमवी हो, यानी कि कोई डेट आप दे रहे हैं किसी को तो उसकी मैच्योरिटी पे जो मिलेगा उसको एमवी कह रहे हैं। नेट प्रोसीड, जो नेट आपको डेट मिल रहा है जब आप लोन ले रहे हैं तो कितना पैसा मिल रहा है वो नेट प्रोसीड, जो वापस करेंगे मैच्योरिटी पे वो एमवी। एन है नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी, कितने दिन में मैच्योरिटी होगी, कितने सालों में। आर है एनुअल इंटरेस्ट, इसको आईसीवी डिनोट कर दिया जाता है, एनुअल इंटरेस्ट जितना मिलेगा। देन द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स, तो टैक्स से पहले कॉस्ट क्या होगी डेट कैपिटल की, इसका जो सही फॉर्मूला है वो है ये थर्ड, और इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं तो ये याद हो जाएगा, नहीं तो लगेगा बहुत बड़ा सा फॉर्मूला अजीब सा। कॉस्ट ऑफ डेट, दरअसल कॉस्ट ऑफ डेट है क्या, आपने जो डेट लिया किसी से उस डेट पे आपको क्या देना पड़ रहा है वही उसकी कॉस्ट है। तो डेट पे क्या देना पड़ रहा है आर, एक तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आर मतलब इंटरेस्ट को शो कर रहा है, इसको आई भी बता देते हैं कहीं कहीं। तो आपकी कॉस्ट एक तो वो है जो आप पर एनम इंटरेस्ट दे रहे हैं, जितना भी ब्याज दे रहे हैं। जैसे मान लो आप ने कोई ब्याज कोई उधार पे राशि ली और उस पर आप हर साल दे रहे हैं 10,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये आपकी एक कॉस्ट है हर साल, अगर इंटरेस्ट आपका 10,000 बन रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। आगे कहा है कि एमवी यानी कि मैच्योरिटी पे जो आपको देना पड़ेगा, और एनपी जो आज आपको मिल रहा है। मान लो आपने लोन लिया है आज 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए लोन लिया है, इसमें हो सकता है आपको कुछ कमीशन दलाली वगैरह देना पड़ गया हो, आपको शुद्ध 90,000 रुपये मिले, और मैच्योरिटी पे आप लोन की पूरी अमाउंट वापस करेंगे 1 लाख। तो 1 लाख आप वापस करेंगे, लेकिन आज आपको मिल रहे हैं जो एक्सपेंडिचर वगैरह इशू के काट करके 90,000, मतलब 10,000 का डिफरेंस है। तो ये 10,000 भी आप ही को कॉस्ट पड़ रही है। एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट है, एक दूसरी ये भी कॉस्ट पड़ गई कि आपको जो 90,000 मिल रहे हैं दलाली वगैरह काट करके, कमीशन काट करके, और आपको देने पड़ेंगे 1 लाख, तो 10,000 ये भी आपके पास कॉस्ट है। हाँ ये बात है, ये जो 10,000 कॉस्ट है ये उतने पीरियड की कॉस्ट है जितने पीरियड मतलब जितने साल तक आप इसको यूज करेंगे। तो मान लीजिए जैसे 10 साल तक अगर आप यूज करेंगे, एन 10 हो गया, तो जो 1 लाख माइनस 90,000 यानी कि 10,000 10 साल की कॉस्ट आई आपकी, और वो जो 10,000 कॉस्ट आई 10 साल के लिए, 10 साल आप इस लोन को यूज करेंगे तो 10,000 बटे 10 कर देंगे यानी कि 1,000। कुल मिला के ये हो गया
कि जो उसका डिफरेंस रहा मैच्योरिटी वैल्यू का और नेट प्रोसीड का, उसका भी बर्डन आप पे 1000 रुपये पर ईयर पड़ेगा। तो 10,000 पर ईयर ब्याज देंगे आप और 1000 पर ईयर आप उसको जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट का जो घटा है वो आप बियर करेंगे। कुल मिला के 11,000 आपके ऊपर बर्डन हो गया सालाना। तो ये उसकी कॉस्ट है। अब इस कॉस्ट को परसेंटेज में शो करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके अपॉन करते हैं जो एवरेज लोन रहा, एवरेज अमाउंट जो आपने यूज की। जैसे मैच्योरिटी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, कितनी आपको मैच्योरिटी वैल्यू देना पड़ेगा इसके बदले में 1 लाख और वास्तव में प्रोसीड आपको हुए थे 90,000। तो क्या करते हैं 1 लाख और 90,000 को टोटल करके 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि एवरेज अमाउंट निकल आए। एवरेज अमाउंट को आप नीचे रख देंगे तो 1 लाख और 90,000 का जो एवरेज अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 95,000। मतलब औसतन 95,000 रुपये पे आप कितना रिटर्न आपको देना पड़ रहा है ये मान के चला जाएगा। 11,000 दे रहे हैं, इनटू कर देंगे 100, तो परसेंटेज में कॉस्ट निकल आएगी इसकी परसेंटेज। ये था ये टैक्स से पहले का है, बिफोर टैक्स पूछा था इसलिए टैक्स का इसमें ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये थर्ड होगा जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज रिलेटेड टू, अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ये रिलेटेड है किससे, तो ये रिलेटेड है कंपनीज एक्ट 2013 से। कंपनीज एक्ट में इसका वर्णन होता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, यानी कि कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से जाके बाहर नहीं जाए उसके लिए डॉक्ट्राइन होता है। नेक्स्ट है द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट इज नोन एज, इसको कहा जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। दरअसल अगर आपकी फर्म की जो संपत्तियों की क्षमता है उनकी जो वर्थ है वो मान लो 10 लाख बची है लेकिन आपकी बुक्स में कैपिटल दिख रही है 12 लाख, तो ये जो सिचुएशन है इसको ओवर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। इसमें दरअसल जो एक्चुअल आपकी कैपिटल है उसके हिसाब से जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी तो होगी एसेट के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म एसेट कम दिख रही है आपकी और टोटल कैपिटलाइजेशन ज़्यादा दिख रहा है, यही ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है। नेक्स्ट है विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेड टू फाइंड वेज टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स। मार्केटिंग का कौन सा ब्रांच है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो रास्ते तलाशता है जिनमें ऑल्टर किया जा सके, चेंज किया जा सके डिमांड पैटर्न को फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन या दूसरे इंसेंटिव्स के जरिए, तो इसको कहा जाता है सिंक्रो मार्केटिंग। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है क्रेडिट क्रिएशन, ये कॉमर्शियल बैंक करते हैं ये काम। इंडिया में जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो इस काम को करते हैं क्रेडिट क्रिएशन को, बाकी ये सेंट्रल बैंक के फंक्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स, जो दुर्लभ इवेंट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर थर्बलिक्स, थर्बलिक्स क्या है। दरअसल ये जो इनके फाउंडर हैं ये उनके नाम का उल्टा है लगभग, तो गिलबार्थ। अब इसमें ये थर्ब ग्लिब करके यूज होता है, थर्ब ग्लिब इसका उल्टा हो जाता है। इनका क्लासिफिकेशन है, इन्होंने बेसिक हैंड मोशंस बताए, कहीं कहीं पे 18 मिलेगा, कहीं 16 मिलेगा, ओरिजिनली कम थे और ये 17 ही इन्हीं का है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, 124 का 1। नेक्स्ट है इन 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटेजी, 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटेजी में विच स्ट्रेटेजी इज सूटेबल फॉर हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी। तो स्ट्रेटेजी दी हुई है वो कौन सा सूटेबल टर्म है जो यूज होता है जब प्राइस हाई हो और क्वालिटी लो हो, इसको कहते हैं रिप ऑफ स्ट्रेटेजी। दरअसल रिप ऑफ का मतलब होता है ठगना या फाड़ना, तो रिप ऑफ यानी कि ठगा जा रहा है, क्वालिटी कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है यूजिंग टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है जब हम बहुत ही पांडित्यपूर्ण शब्दों का उपयोग करें भाषा में, तकनीकी शब्दावली, जैसे डॉक्टर है तो वो ऐसे वर्ड यूज करे मरीज को समझाते हुए बीमारी का जो बिल्कुल क्लिनिकल वर्ड होते हैं तो वो समझ में ही नहीं आएंगे आम आदमी के, इसी को टेक्निकल जार्गन कहा जाता है। ये सीमेंटिक बैरियर्स में आता है। सीमेंटिक बैरियर का मतलब होता है भाषा संबंधी बाधाएं। यहाँ पे अर्थ संबंधी कहा गया है यानी कि अर्थ निकालने में, लेकिन इसको भाषा संबंधी बाधाएं कहा जाता है।
सेमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट है 127, व्हाट विल बी द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एज गिवन बिलो। तो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट का कोरिलेशन इसमें से क्या होगा ये बताना है। तो इसमें इसका कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल करके आ जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसको ये कैलकुलेट करने का है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला ढूंढें, इनको यूज करें तो ये निकल आएगा। एक्स सीरीज है, इसके डेविएशन निकाल लें, एज्यूम्ड मीन ले लें 30 से या किसी से भी एज्यूम्ड मीन ले लें, इसमें भी 30 आ रहा है, डेविएशन निकालें -1। हालांकि इसमें ऐसे भी डायरेक्ट दिख जाएगा आप सोचेंगे तो। इसको मैं डायरेक्ट सोचने का एक तरीका बताता हूँ। स्टेप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप बिना कैलकुलेट किए भी निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने कैलकुलेट करके निकाल के देखा है, चेक करके, यही है, आप कैलकुलेट करें फॉर्मूले से। वो थोड़ा लेंथी सिस्टम होता है इसलिए अभी नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे। दोबारा आगे नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग 10-10 या 15-15 क्वेश्चन जब करूँगा तो इसका प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके बता दूंगा। बाकी जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उन सबको भी अगर अभी ठीक से नहीं प्रूफ टाइप नहीं लग रहे हैं तो इनको मैं बेटर तरीके से एनालाइज करूंगा फर्दर वीडियोस में। अभी के लिए मैं एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर या एग्जाम वगैरह में बैठते समय काम में आ जाता है। देखिए ये एक्स सीरीज है, वाई सीरीज है, आप ध्यान देंगे एक्स सीरीज बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50 और वाई सीरीज घट रही है। जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, यानी कि इनमें नेगेटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात 1 है, तो 1 का मतलब होता है कंप्लीट रिलेशन है, फुल। अब कंप्लीट रिलेशन क्यों है? क्योंकि आप देखें सेम रेशो में जब ये 10 से बढ़ना शुरू हुई, 10-10 करके बढ़ रहा है, वो उतना ही करके घट रहा है। ये 10 से 50 तक पहुंच गया तो 50 से 10 तक पहुंच गया, मतलब कंप्लीट रेसिप्रोकेशन है इनका आपस में पूरी तरह से, तो इसलिए फुल रिलेशन है, यानी कि -1। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर्स। इनमें से निम्न में से कौन सा एक्ट है जो हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड है? तो वो है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर तीनों चीजों से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे नवीन, सुरेश, तरुण ये पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं 5:3:2 में। सुरेश रिटायर करता है फर्म से और उसका शेयर ले लिया जाता है नवीन और तरुण के द्वारा 2:1 में। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ नवीन एंड तरुण? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है नवीन का, तरुण का। तो जो सुरेश है ये रिटायर हो जाता है, ये दोनों ले लेते हैं इसके शेयर को, तो क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। अब इसको आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस में नहीं होता, इसमें संयोग है, इसमें हो रहा है सीधा सीधा। ये 2:1 में ले रहे हैं, यानी कि अगर 3, अब चूंकि यहाँ 3 दिया ही है तो 3 में से 2 ये ले रहा है और 3 में से 1 ये ले रहा है। कभी भी रेशियो का मतलब ही होता है 2:1 का मतलब है कि जिस सामान का हमें रेशियो करना, बंटवारा करना है, अगर उसके 3 हिस्से कर दें तो 2 हिस्से इधर जाएंगे, 1 हिस्सा इधर जाएगा। तो क्योंकि 3 में दे ही रखा था, तो अगर 3 हिस्से उसके पास थे फर्म के, तो उसमें से 2 हिस्से इसको और दे दिए, इसको 1 हिस्सा दे दिए, तो इसका 5 और 2 7 हो जाएगा सीधा सीधा, और इसका 2 और 1 3 हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखें द टर्म मार्केटिंग मायोपिया इज गिवन बाय। तो मार्केटिंग मायोपिया टर्म किसने दी? तो ये इजाद की थियोडोर लेविट ने, मार्केटिंग मायोपिया। नेक्स्ट लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड किस केस में नहीं लागू होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता गिवन गुड्स के केस में, गिवन गुड्स के केस में भी लागू नहीं होता, और एक होती है वेबलन गुड्स, वेबलन गुड्स के केस में भी ये लागू नहीं होता है, वेबलन और गिवन। नेक्स्ट है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? देखिए सुरक्षा सीमा, सुरक्षा सीमा वो होती है जहां पर मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है कि अगर आप उस पर प्रोडक्शन करें या सेल करें तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, उससे आप आगे निकल जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना उससे आगे बेच रहे हैं आप सामान को या जितना आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सेफ्टी का मार्जिन है, मतलब आप यहाँ तक सेफ हैं, इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे नील हो जाएंगे और यहाँ से नीचे आएंगे तो लॉस होने शुरू हो जाएंगे। एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल ओवर द ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल से ऊपर जो वास्तविक सेल या बजटेड सेल आपकी है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। निम्न में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है?
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका पीरियड 1 साल से कम होता है, जिनका 1 साल से ज्यादा होता है वो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो प्रेफरेंशियल है, बाकी तीनों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो इनमें से मीन ऐसा एवरेज है जिसको ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अर्थमेटिक तरीके से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। बाकी मीडियन, मोड, क्वार्टाइल ये हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है ए फर्म इज मेंटेनिंग a provision for bad debts at 5% of debtors and provision of discount at 2.5%. If at the end of the year debtors amounted to ₹20,000, the provision for discount will be, मतलब अगर 20,000 के डेटर हैं तो सीधी सी बात है, उसने पूछा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होगा। अब एक तरीका होता है हमेशा कि डेटर्स पे पहले आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, मतलब जो डाउटफुल डेट है आपके या बैड डेट है पहले उनको घटाओ ताकि आपके पास गुड डेटर बच जाए। तो 5% 20,000 में से घटाओगे, 20,000 का 5% 1,000 हो जाएगा, 1,000 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 19,000 19,000। अब जो 19,000 है ये आपके गुड डेटर बच गए, अच्छे डेटर। इन गुड डेटर्स को आप डिस्काउंट देने के लिए प्रोविजन बना सकते हैं 2.5%। इसका 2.5% निकाल लो, इसका 10% 1,900 होता है, 5% हो जाएगा 950 और 2.5% हो जाएगा 475। थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट का जो स्टेजेस होती हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है यही करेक्ट है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। इसको याद करने का तरीका है कि फर्स्ट एनपीए या FSNPA। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करने हैं इसमें। डैश इज ए रेट ऑफ रिटर्न विच एक्चुअली इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज। वो कौन सा रेट होता है रिटर्न का, प्रत्याय की वो कौन सी दर होती है जो वास्तव में सभी एक प्रोजेक्ट के जो इनफ्लोज होते हैं और आउटफ्लोज होते हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू को बराबर कर दे, इक्वेट कर दे, तो उसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। नेक्स्ट है हाथॉर्न स्टडीज आर रिलेटेड टू। हाथॉर्न स्टडीज किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है एल्टन मायो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एल्टन मायो और उनकी टीम ने ये हाथॉर्न स्टडी किए थे। नेक्स्ट है इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। वह कौन सा सैम्पलिंग मेथड है जिसमें हर यूनिट को बराबर चांस मिलता है सिलेक्शन का। तो इसका सही आंसर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स है। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके मेंबर्स की संख्या है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स बार्स आर आल्सो नोन एज। तो बार्स जो होते हैं ये दरअसल परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम आते हैं और इसलिए इनको बिहेवियरल परफॉर्मेंस स्केल भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। दरअसल जब जॉब एनालिसिस किया जाता है तो जॉब एनालिसिस के 2 मुख्य एलिमेंट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है इन ईयर 2005 विच एक्सपर्ट कमेटी recommended the formation of OPC 1% कंपनी। तो 1% कंपनी को रिकमेंड करने वाली कमेटी थी JJ ईरानी एक्सपर्ट कमेटी। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स। अब एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एम्प्लॉय को असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ये 1 ही सही है, प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देयर एम्प्लॉइज टू ओवरकम पर्सनल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। करेक्ट ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट है विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ जेनेरिक वैल्यू चेन। निम्न में से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, जेनेरिक वैल्यू चेन की प्राइमरी एक्टिविटीज में शामिल नहीं किया गया है।
तो इसका सही ऑप्शन है प्राइस, इसको शामिल नहीं किया गया, बाकी इनबाउंड लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑपरेशन ही शामिल है। तो करेक्ट ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व इंडिकेट, यानी कि जो सप्लाई कर्व होता है, सप्लाई कर्व जो होता है वो कह रहे हैं कि उसमें अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद, यानी कि इसी के साथ साथ मूवमेंट हो, मतलब जब प्राइस और क्वांटिटी का ये संयोग हो, प्राइस बढ़े तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाए। जब ये संयोग होता है तो एक ही डिमांड कर्व पर प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जब सेम सप्लाई कर्व के साथ साथ वो उसी सप्लाई कर्व बने रह रहे हैं, सप्लाई कर्व चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अगर ये नीचे की तरफ जब आएगी सप्लाई तो उसको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और जब सप्लाई कर्व में ही चेंज हो जाए, खिसक जाए ऊपर या नीचे, तब इंक्रीज या डिक्रीज होता है सप्लाई का। तो ये सही ऑप्शन इसका होगा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 विच क्लॉज इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो क्लॉज दिए हैं उनमें से नोवेशन क्लॉज नाम का कोई क्लॉज नहीं है, बाकी नेम क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज ये होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है इफ अ डिविडेंड ऑफ 40% इज डिक्लेयर्ड ऑन ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 हैविंग मार्केट प्राइस ऑफ 50 देन द एक्चुअल रिटर्न टू द इन्वेस्टर विल बी। इसमें कहा गया है कि डिविडेंड 40% डिक्लेयर किया जाता है। अगर अब शेयर की फेस वैल्यू 10 है, 10 पे 40% जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू पे ही होता है, तो रुपए मिलेंगे 4 एक शेयर पे। अब रुपए की जो मार्केट वैल्यू है वो 50 रुपए है, 50 रुपीज। तो जो इन्वेस्टर है उसको तो 50 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अगर आज की डेट में कोई मार्केट में खरीदता है 50 रुपए लगाने पड़ेंगे और उसको मिलेंगे 4 रुपए। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा इससे निकाल सकते हैं। इन्वेस्टर को जो रिटर्न होगा वो 4/50 × 100 होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 50 से 100 चला जाएगा 2 टाइम्स और 2 4 जा हो जाएगा 8% विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गॉट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो सेबी को जो वैधानिक दर्जा मिला वो मिला 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992। करेक्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है इस पेपर का, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ जीई 9 सेल मैट्रिक्स। जीई 9 सेल मैट्रिक्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस कौन कौन से हैं? तो इसमें से सही ऑप्शन है 4, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। तो ये था क्वेश्चन पेपर एचटेट का, और कोशिश की गई है इसमें कि हर आंसर इसका सही हो, और सही ही है, फिर भी ह्यूमन एरर हो सकता है। अगर आपको लगे तो आप कमेंट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। यू आर वेलकम। और आप बने रहने के लिए मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसके अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि अभी बेटर तरीके से एनालाइज नहीं किया गया है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और मैं आने वाले टाइम में, काफ़ी दिन से बंद था काम, लेकिन अभी काम स्टार्ट होगा दोबारा से, तो जो क्वेश्चन लगेगा इस तरीके का उसको मैं MCQ सीरीज जब चलाता हूं तो उसमें फुल्ली डिस्कस करता हूं। उस टाइम पे उन क्वेश्चंस को लेकर के फुल्ली डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।